आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस लाइव सेशन को शेयर करते रहिए। फिर उसके बाद कुछ अहम मुद्दों पर आप लोगों को संतुष्टि देने की कोशिश की जाएगी। कुछ बातें हैं, बहुत सारे साथी परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से करनी है, तो इसलिए सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ग्रुपों तक शेयर कर देंगे। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं इसमें। सभी लोगों से निवेदन है, सभी ग्रुपों तक पहुँचाइए। आरक्षित वर्ग के जितने भी ग्रुप हैं, चाहे 6800 हो चाहे कुछ भी हो। हमारी जो वर्तमान लड़ाई है, आप सभी लोग जानते हैं कि आरक्षित वर्ग के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर जो हमारे सीटों पर काबिज हैं उनके साथ है। सभी भाइयों से निवेदन है कि रमाकांत भाई और सुरेश भाई, विनय जी, किशोर भाई, जो भी साथी जुड़े हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि इस लाइव सेशन को पूरा सभी ग्रुपों तक शेयर करें और उसके बाद वार्ताएं आप लोगों से हो। इसके पीछे जब हमारा ऑर्डर आपका रिजर्व हुआ था, तब से बहुत सारे साथी परेशान हैं कि भैया होगा क्या क्या नहीं होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑर्डर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, ये तो जज साहब जानते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जब आपकी कोर्ट में पैरवी हो रही थी उस दरमियान सबके पक्ष महत्वपूर्ण थे। किसने किस प्रकार से पक्ष रखा, किस प्रकार से पक्ष नहीं रखा, ये सारी चीज़ें, किसने क्या एविडेंस लगाया है, किसने क्या एविडेंस नहीं लगाया है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपका परिणाम आता है। और एविडेंस आप सभी भाइयों को पता है कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक जगह पर। इसलिए निवेदन है कि एक बार पुनः आप सभी लोग, जितने लोग हैं जुड़े, इतने लोग शेयर कर दें। कम से कम 10-15 लोग और जुड़ जाएं, जिससे बातें रखी जा सके। और बहुत लोग जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे खुद ही उनको जानकारी होती रहेगी। और इसीलिए चलिए, सबसे पहले मैं बात रखना चालू करता हूं। वैसे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रोहित भाई नमस्कार। निवेदन है कि सभी भाई एक बार शेयर कर देंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा ऑर्डर रिजर्व हुआ है पिछले दिनों, यानी 8 तारीख को, आप सभी लोगों को पता है कि उस पर पूर्ण रूप से सभी पक्षों के वकीलों ने बहस किया। सबसे पहले मौका किसको दिया जाता है आप लोगों को पता है, फिर दूसरे नंबर पर कौन पाता है, तीसरे नंबर पर कौन पाता है, सभी पता है। और जैसे जैसे हमारी बहस पूरी होती है, आप सभी लोगों को पता है कि रिटन सबमिशन मांगा जाता है जज साहब के द्वारा। रिटन सबमिशन क्या होता है भैया? जब कुछ चीज़ें, आपका कोई चीज़ छूट जाता है तो उस विषय पर अपने बात को रखने के लिए आप रिटन सबमिशन देते हैं। मैं समझता हूं, चाहे आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हों चाहे जनरल के कैंडिडेट हों, बहस के दरमियान जितनी बातें हमारे सामने आई, यही सारी बातें वह एक तरीके से रिटन सबमिशन में दाखिल करेंगे। लेकिन आप बताइए, जो जज साहब एक एक पक्ष को सुनते हुए ऑर्डर को रिजर्व करते हैं, क्या वो बिना समझे रिजर्व कर दिए होंगे? पूरी बातों को उन्होंने समझा होगा, क्या कैसे है क्या कैसे नहीं है, उसके बाद उन्होंने रिजर्व किया होगा। महत्वपूर्ण बात है, फैसला
किसके पक्ष में आएगा ये तो जज साहब जानते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। आप देखे होंगे पिछले दिनों जब 5 जनवरी को आपका एक चयन सूची आई थी, चयन सूची अगर आप गलत रहे होते तो आपके पक्ष में एक चयन सूची भी नहीं दी होती सरकार ने। धांधली थी, सरकार ने चयन सूची दिया। क्यों दिया? आपका दबाव कह लीजिए, और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वो रिपोर्ट, और साथ ही साथ जो भी भाई आरक्षित वर्ग के हमारे लखनऊ में प्रदर्शन किए, हर एक रैली में जाकर के अपनी बातों को पहुंचाया, बहुत ही बखूबी तरीके से बातों को पहुंचाया गया। प्रदेश ही नहीं, देश के जो भी टॉप मोस्ट लीडर हैं सत्ताधारी दल के, वहां तक पहुंचाया गया। उसके उपरांत राज्य सरकार को भी लगा कि ये बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अधिकारियों को इनको पटल पर बैठा करके बातचीत होती है, देखते हैं परिणाम क्या होता है। जब अधिकारी और साथ साथ हम लोगों के साथ में जो भी उस समय प्रतिनिधित्व करते थे उन लोगों को बैठाया गया, तो उस दरमियान अधिकारियों ने स्वीकार किया कि सर कुछ यहाँ पर चांस है, ये बच्चे सही कह रहे हैं। उसके बाद आपकी लिस्ट रिविजिट की जाती है अधिकारियों के द्वारा और 6800 की चयन सूची आती है। इस चयन सूची को सही सिद्ध करना केवल हम लोगों का दायित्व नहीं था, इस चयन सूची को सही करने का दायित्व आपके राज्य सरकार का भी था। इसलिए जब रिविजिट किया तो उसने एक तरफ से एक के बाद एक फैसला लेना चालू किया। एनओसी प्रकरण में आपका कट ऑफ को संशोधित भी किया, रिवाइज कट ऑफ दिया, जो एनओसी प्रकरण में आपके माननीय न्यायालय में उन्होंने जमा किया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम लोग गलत रहते हैं तो कभी भी राज्य सरकार उस एनओसी प्रकरण में रिवाइज कट ऑफ भी संशोधन करके नहीं लगाती, आप इससे समझिए। फिर उसके बाद अगली बात आती है नियमावली। नियमावली के ही अनुसार साफ साफ आपका जीओ में लिखा था, और जीओ के प्रावधानों को देखते हुए ही आपका ये भर्ती हो रही है, आप सभी लोगों को पता है। जीओ में पूरा 1994 1981 पूरा एकदम कंफर्म कर लिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। फिर उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग आती है, आप सभी लोगों के सामने भर्ती होती है, संपन्न होती है, और हम आरक्षित वर्ग के लोग जो भी विसंगतियां होती हैं उसको चैलेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और बाद में हम लोगों की लिस्ट आती है, सभी लोगों को पता है। प्रिडिक्शन पिछले दिनों जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार के वकील जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, माननीय भसीन सर, उन्होंने पूर्ण रूप से इस लिस्ट को सही करने के लिए जो भी उचित पैरवी करना था उन्होंने की है। फिर हमारे अपोजिट साइड के लोग, अपोजिट मैं उनको कहता हूं, आरक्षित वर्ग के लोगों को नहीं मैं कह रहा हूं, सीधे तौर पर जो हमारे विरोधी हैं, जो उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने सीधे ला करके जब देखा उन्होंने कि हम तो इसी तरीके से बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने एक और टिकड़मबाजी करते हुए इसमें ईडब्ल्यूएस का मैटर लाया। आप सभी लोग बताइए, क्या जब जीओ आया था इन्होंने उसमें ईडब्ल्यूएस की मतलब कि डिस्क्राइब नहीं किया गया था? क्या इन्होंने चैलेंज किया? वहां से भी मैटर खत्म है। ये भर्ती 2018 की आप सभी लोग जानते हैं। सारी चीजें क्लियर होते 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 इस तरीके से करते हुए एटीआरई वगैरह वगैरह से पास होते हुए मुद्दा आगे बढ़ते हुए आज हमारा रिजर्व है। मेरा प्रेडिक्शन इसलिए 6800 बहाल होने की तरफ है मित्र।
क्योंकि राज्य सरकार आपके पक्ष में खड़ी हुई है। अब आगे जो भी डिसीजन आएगा उस पे आप सभी लोगों को सरकार के सामने निवेदन करके अपने रास्ते को बनाना पड़ेगा। और घर पर जिस प्रकार से साल भर से आप सभी लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। सरकार निवेदन तभी सुनेगी जब 5000 लोग लखनऊ में उपस्थित होंगे और सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे तभी। और मैं बता देना चाहता हूं कि जजमेंट लगभग नहीं, पूरा मुझको 99.99% उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही आएगा। कारण है इसके पीछे सरकार का जो स्टैंड होता है वो बहुत मायने रखता है, और सरकार ने अपना पूरा का पूरा स्टैंड क्लियर किया है कोर्ट में खड़ा होकर के, कुछ भी गोल मोल नहीं किया है इसलिए पूरा। और दूसरी बात, जो हमारे विरोधी थे उन्होंने कहा कि यह लिस्ट राजनीतिक दबाव में आया है, ये वो टिकड़म बाईस। आपको बात बता दे रहे हैं भैया, कोई राजनीतिक दबाव में अगर लिस्ट आई ये लोग कह रहे हैं तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। रीजन आप समझ लीजिए कि कोई राजनीतिक दबाव इस प्रकार का नहीं होता है, कितना बड़ा विसंगति करा दे। अगर हम लोग गलत रहे होते तो मार के पीट के भंगी बना करके लखनऊ से भेज दिए गए होते 5 जनवरी के पहले ही अपने अपने घरों को। और ये सारी चीजें थी। आपको बता देना चाहता हूं कि अभी मुझको मतलब कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है मित्र कि ये जज साहब ज्यादा दिन तक आपका ऑर्डर रोकते नहीं। इनके पास अभी नए जज हैं, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे। जैसे बहुत ही आप जानते हैं कि आप न्यू एज में होते हैं तो बहुत, और फिर आपके ऊपर अगर केसेस का प्रेशर कम होता है तो जाहिर सी बात है कि एक जजमेंट को 1-2 जजमेंट आप रिजर्व करेंगे तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको जजमेंट लिखने में। रिटन सबमिशन की जहां तक बात है, मैं बता दूं आप लोगों को कि रिटन सबमिशन कितने रिटन सबमिशन अधिक से अधिक जमा हुआ होगा, 5-7, अधिकतम 5-7 जमा हुआ होगा। एक हमारे भाई जो आपकी आयोग टीम है उसके तरफ से, जो धरना टीम है दूसरी उसके तरफ से, तीसरी आपका सुदीप सेठ सर ने जमा किया होगा, चौथा आपकी बुलबुल गोदियाल के माध्यम से कल जमा कराया गया होगा, 4 हो गया, या तो किसी के थ्रू करा दिया गया होगा 4। और साथ ही साथ आपके जनरल के वकील द्वारा एक हुआ होगा का, वो अलग अलग थोड़े न रख पाएंगे, एक ही चीज न रखेंगे, 5। और साथ ही साथ जो हमारे वो मैडम थी ज्योति सिक्का, उनके तरफ से 6, और मेरे समझ से एक और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए 7। इतने फाइल को पढ़ना, और जब सभी में चीजें कॉमन मिलती जाएंगी, और साथ ही साथ आप क्या समझते हैं कि कोई भी पक्ष कोई भी बात अपना छोड़ा होगा क्या बहस के दरमियान? मुख्य मुद्दे आपके फाइल में टैग करा करके ही डिस्कस, वहां पर आपका आर्गुमेंट पेश हुआ होगा वकीलों के द्वारा। तो जज साहब भी इस चीज को क्लियर कर चुके होंगे, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहस के दरमियान आप सभी लोगों ने देखा 226 जो माननीय एलपी मिश्रा जी ने अपनी बहस में लाया कि श्रीमान इन लड़कों के साथ गलत हुआ है और यह संविधान तथा कोर्ट दोनों का ये उल्लंघन है, इनको जितना दिन तक रखा जाएगा इनके साथ अहित ही होता रहेगा। आप सभी लोग, आप 226 मतलब 226 के तहत इनको अपॉइंट करने के लिए आप थोड़ा अपने तरफ से भी करिए। ये मतलब बहुत रखता है भैया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे कुछ साथ के साथी वो कहेंगे कि हम इनको 226 के थ्रू नहीं होने देंगे, वो अपनी मांग रखें। जज साहब देखिए, जिस प्रकार से 142 आपका सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है, उसी तरीके से 226 आपके हाई कोर्ट का पावर होता है। हाई कोर्ट चाहेगा तो किसी भी फैसले को वो अपने स्वयं संज्ञान लेते हुए उसको जो अगर लगेगा तो वो दे सकता है। आप उनको मना नहीं कर पाएंगे, न मैं मना कर पाऊंगा। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्शन के थ्रू आपको
माननीय कोर्ट आपको डायरेक्शन पास कर देंगे राज्य सरकार को, उसके थ्रू अगर आपकी अपॉइंटमेंट करना चाहेगी राज्य सरकार तो कर ले जाएगी। बहुत सारी बातें। ये तो भैया पूरा का पूरा बात हो गई आपके माननीय कोर्ट की। वो बहुत बड़ा स्वेस पावर है एक तरीके से समझ लीजिए, और वो फैसला ले सकते हैं, और उनके फैसले को आप बहुत करेंगे, डबल बेंच में चैलेंज करेंगे। तो राज्य सरकार अगर हम लोगों की अपॉइंटमेंट करना चाहती होगी या लिस्ट को रिड्रा कराना चाहती होगी, अगर रिड्रा 6800 इन 6800 आउट का मैटर आता है, तो हम लोग अगर अंदर जाएंगे, वो लोग बाहर जाएंगे, उसके पहले हम लोगों को पूरा प्रयास करना पड़ेगा मित्रों कि हम लोग अपॉइंटमेंट अपना करा ले जाएं। मैटर कोर्ट में पहुंचने से पहले हम लोग अपना अपॉइंटमेंट अगर क्लियर करा ले गए तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। अपना लड़ते रहिए और आगे क्रिया प्रक्रिया चलती रहेगी। कोई किस बेस पर जाएगा डबल बेंच में, क्या चैलेंज कराएगा, क्या बहस कराएगा, ये उसकी बात है। बहुत देखिए, डबल बेंच में 2-4 डेट का 5 डेट का मुकदमा होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल बेंच का जो जजमेंट होता है वो डबल में जाएगा, डबल में उसकी कमियों को बताएंगे तभी तो आगे प्रोसीडिंग कुछ होगी। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखिए। लेकिन मैं इतना जरूर आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रेशर बनाने के लिए अगर 6800 को डायरेक्शन मिलता है कि डायरेक्शन के थ्रू अपॉइंटमेंट करने के लिए, तभी मित्र आप सभी लोग लखनऊ में सरकार से निवेदन करने के लिए, सरकार के पैर छूने के लिए और अपनी अपॉइंटमेंट कराने के लिए आपको जुटना होगा। नहीं जुटेंगे तो सरकारी काम किस ढंग से होता है ये मैं जानता हूं। जब आपका प्रेशर होता है अधिकारियों पर तो वो काम 10 दिन का काम 5 दिन में नहीं, 5 घंटे में नहीं, 2 घंटे में भी हो जाता है। इन बातों को आप समझिएगा। और मैं इसीलिए बताया कि अभी कुछ दिन पहले यही जज साहब एक ऑर्डर को रिजर्व किए थे जो 50 से अधिक याचिकाओं का बंच था। शुक्रवार को उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया था और मंगलवार को ऑर्डर डिलीवर हो गया था। आप लोगों को बता देता हूं, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चौथे दिन ऑर्डर डिलीवर हो गया था। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका मुकदमा जो है, अगर इनको ऑर्डर देना ही होगा श्रीमान जी को, तो ये मेरे समझ से सर्दियों की छुट्टी के पहले कभी भी आ सकता है। इन बातों को गौर करिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग गौर कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपने पास किसी को देने के लिए नहीं, अपने स्वयं के पास कम से कम 5 से 7 हजार रुपया अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है, श्रीमान कोर्ट ऑर्डर तो दे देगी, मान लीजिए आपके पक्ष में आप सही हैं तो। अब मैं जानता हूं कि सत्यमेव जयते आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो जीत सत्य की तो विजय होगी। तो केवल वह विजय इसी तरीके से न रह जाए, उसको विजय के रूप में हम लोगों को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग जैसे 2-4-5 दिन के लिए अगर लखनऊ आए, हम माननीय जो हमारी सरकार है उससे निवेदन हाथ जोड़ के किया जाए, अपनी बात अधिक से अधिक संख्या में रह करके सभी लोग अगर सरकार के सामने बातों को रखवाया जाए, तो मैं उम्मीद नहीं, मुझे 100% भरोसा है कि हम लोगों के पक्ष में सरकार आगे बढ़ करके तुरंत का तुरंत क्रियाकलाप करते हुए हम लोगों को अपॉइंट कर देगी। और जब अपॉइंट कर देगी, आप लोगों को यह भी पता है कि 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1 तक बंद है कोर्ट। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि अगर इतना लंबा कोर्ट बंद है, अगर हमारे पक्ष में कोई ऑर्डर पास होता है तो हम सीधे प्रेशर बना करके सरकार पर माननीय मतलब कि सरकार से निवेदन करके और अधिकारियों को प्रेशर बनवाएं सरकार के थ्रू और अपनी अपॉइंट करा ले जाए।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर सोएंगे अब तो 5 जनवरी का लिस्ट आया था, अब 5 जनवरी होने जा रहा है, 1 साल हो गया है। आप समझिए 1 साल का समय हम आप देखते देखते व्यतीत कर चुके हैं और हमें आज तक मिला क्या? कुछ नहीं। तो अब जो जजमेंट आएगा 99.9% मैं उम्मीद करता हूं, मेरा प्रेडिक्शन है कि हम लोगों के पक्ष में आएगा। अगर आता है तो सीधे तौर पर खड़े होकर के सरकार से निवेदन करना प्रारंभ करिए, हाथ जोड़ करके, कि हमारी अपॉइंटमेंट हमें वापस कर दी जाए। मैं यह बता रहा था आप लोगों को कि यह जज साहब ज़्यादा दिन तक ऑर्डर रिजर्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, जो कोर्ट में वकील साहब लोग होते हैं, उन लोग धीरे धीरे हर एक जज के बारे में प्रिडिक्शन नहीं, वो देखते देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अनुमान उन लोग हमेशा लगा लेते हैं कि इनका जजमेंट कितने दिन में डिलीवर हो रहा है। तो जब जजमेंट इनका इतने दिन में डिलीवर हो रहा है, उतने दिन में डिलीवर हो रहा है, जब व्यक्ति जान जाता है तो वो उम्मीद उसी हिसाब से बता देता है कि भैया देखो, इनका बहुत ज़्यादा दिन तक ये जजमेंट रोकते नहीं हैं। मुश्किल से आपका पिछले दिनों जो जजमेंट रिजर्व हुआ था चौथे दिन दे दिए थे, तो मान के चलो 6-7 दिन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक पक्ष अपना रिटन सबमिशन जमा कर चुका है, तो अब से 5-6 दिन काफ़ी है। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग की जजमेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय न्यायालय द्वारा 5-6 दिन में दे दी जाएगी। आगे तय आप सभी लोगों को करना है कि हम लोगों को क्या करना है। घर पर सोना है, या तो अब एक्टिव हो करके ये टीम वो टीम मत ध्यान दीजिए, कोई टीम नहीं, आप स्वयं टीम बनिए, अपने अपने जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए टीम बनाइए और अपनी बातों को रखवाइए। वहां रखने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। जब आपके पास ऑर्डर होगा तो ऑर्डर ले करके एकदम खड़े हो जाइए, बस ऑर्डर ले करके खड़े हो जाएंगे, काम हो जाएगा, बिना डरे बिना हिचके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने माता पिता से कहिए कि हमको 4-5 हजार रुपया का व्यवस्था करिए। वो किसी को देना नहीं, अपने स्वयं के ऊपर आप लोगों को खर्चा करना है, और ले करके सीधे अपने रहने खाने नहाने धोने के लिए जो भी आवश्यकता होगी आप लोग ले करके पहुंचेंगे। जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा, और सरकार के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करके अपनी अपॉइंटमेंट हम लोगों को करा ले जाना है। यह हमारी बात रही है। और देखिए, एक चीज बात है कि जिन भाइयों का हमारे चयन नहीं हो पाया है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, 6800 हो या 6800 प्लस, हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है। ईश्वर करे कि 6800 प्लस हो, जिससे हमारे साथ साथ आप भी चयन पा जाएं। आपके बारे में हम अच्छी चीजें सोचते हैं, आप हमारे बारे में अगर गलत सोचें तो आपका सोचना आपके साथ, हमारा सोचना हमारे साथ। और ये मेरी थिंकिंग है, और मैं सोचता हूं कि यही थिंकिंग सबकी होगी। हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, हमारा द्वेष सिर्फ और सिर्फ जो आरक्षित वर्ग का विरोधी है, हमारा द्वेष उनके साथ है। क्यों? क्योंकि हम लीगल है, हमको 2-2.5 साल पहले अपॉइंट हो जाना चाहिए था। ये सारी चीजें हैं भैया। चलिए, अगर किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो कर ले, और इसी के साथ आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए हम लोग इस लाइव सेशन को ख़त्म करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई हमारे परेशान होंगे अपने अपने घरों पर। और कुछ लोग कह रहे थे कि अरे 6800 को रोकने के लिए फलाना और ढेकाना इस तरीके का क्रियाकलाप कर रहे हैं। करने दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। जज साहब के माइंड में जो बातें सेटअप हो चुकी हैं, उसको न तो फलाना इधर उधर कर सकते हैं, न ठिकाना उधर कर सकते हैं, क्योंकि वह जो जजमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ
एविडेंस वो देंगे, जो भी उचित होगा वो देंगे। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों में से किसी भाई का हो तो आप लोग प्रश्न कर लीजिए। अपने तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि उसका जवाब कोशिश करके दिया जाए। जो अपनी मेंटलिटी है, लोगों से बातचीत और वकीलों के संपर्क में रहने के बाद पता चल रहा है। किसी भाई का अगर कोई प्रश्न हो तो चलिए, लग रहा है कि आप लोगों में से किसी भी भाई का कोई प्रश्न नहीं होगा। और एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, ये काम आपको स्वयं जिम्मेदारी उठा करके करना पड़ेगा जो मैंने बताया, और उसको ध्यान दीजिएगा। कोई टीम नहीं, आपको स्वयं टीम बनना पड़ेगा। आप अगर टीम बन करके अपने जिले के 25-30 लोगों को अगर एकजुट करें, वो 25 लोग भी अपने आप को नेतृत्व करता समझ करके अगर लोगों को इकट्ठा करें तो हमारे रास्ते और ही सुगम हो जाएंगे। वरना टीमों में बट करके फलाना टीम धरना टीम है, फलाना टीम आयोग टीम है, फलाना टीम फलाना टीम है, अगर इस तरीके की क्रियाकलाप में बधे रहे मित्र, तो इससे नुकसान किसका होगा आप स्वयं जानते हैं। आपका नुकसान होगा, न कि किसी व्यक्ति का नुकसान होगा। पर्सनली किसी एक व्यक्ति का नहीं नुकसान होगा। आपस में लड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा। अगर मान लीजिए हम कहें कि फलानवा टीम गलत कर रही है, ढेकनवा टीम गलत कर रही है, तो हम एक दूसरे के विरोधी हो गए। न तो फलानवा टीम के लोगों को का विरोध करेंगे तो न तो फलानवा टीम हमारे साथ एकजुट होकर के आ पाएगा, न ढेकनवा टीम हमारे साथ एकजुट होकर के आ पाएगा। फिर हम काम कैसे करेंगे बताइए। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, छीटाकशी से बचें और सभी टीमों को एकजुट करें। टीमों को, चाहे वो कोई प्रतिनिधित्व करता हो, अगर अपनी अपॉइंटमेंट आप चाहते हैं, अगर उनमें से कोई नहीं आगे आता है उसको छोड़िए, आप स्वयं टीम बनिए और लीडर स्वयं बनिए, नेतृत्व करता अगले आने वाले दिनों में, और स्वयं अपने नियुक्ति के लिए प्रयास करिए। मैं 110% कहता हूं कि जब आपके पास माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उस दरमियान आप की मेहनत होगी तो वह जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए इस लाइव सेशन के दरमियान। तो मैं यही कहना चाहूँगा पुनः कि आप सभी लोग अपने घर वालों से कह दीजिए कि 5-7 हज़ार रुपये का व्यवस्था किए रहना। अगर हमारे पक्ष में आर्डर आता है, आएगा ही, उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, अब भरोसा है, तो 5-7 हज़ार रुपये का व्यवस्था किए रहिएगा। हम लोगों को जाना है कहाँ, अपनी अपॉइंटमेंट कराने के लिए वहाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि संदीप यादव जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि संदीप यादव जी को मैं ऑन कैमरा लाना चाहता हूं। अगर संदीप यादव जी 2 मिनट के लिए जहां भी हैं मेरे साथ कैमरा पर आ करके कुछ आप भी इन लोग को मोटिवेशन दे दें तो बड़ी कृपा होगी। अगर आना चाहें तो मैंने उनको ऐड किया है, अगर आना चाहे तो आवें। और उसके साथ साथ मुझको मयंक, चलिए इनको इनको अगर संदीप भाई को आना है तो आए, और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। साथ ही साथ चलिए, मैं इस लाइव सेशन को, अगर वो लग रहा है कि संदीप भाई जुड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि भाई वो कहीं ऑफिस में होंगे अपने, थोड़ा सा क्रियाकलाप में कुछ, सबसे बड़ी बात है कि कुछ काम नहीं करेगा व्यक्ति तो खाएगा कैसे, तो कहीं लगे हुए भी हैं वो एक अच्छे काम में। तो ये सारी बातें थी मित्रों, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ एक अपने आप को बाबा कहने वाला एक YS यादव है। देखिए, आपकी भर्ती है, इस भर्ती में YS यादव का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है YS यादव का। न तो YS यादव इस भर्ती के कोई कैंडिडेट हैं, केवल आ करके इस भर्ती में उछल कूद
बंदरों की तरह मचाए रह रहे हैं। पिछले दिनों जब हमारा लिस्ट नहीं आया था तो उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। वह गरिया गरिया मतलब कि इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करते थे कि अरे यार ये कुछ भी नहीं, तेरे 156 कुछ नहीं होगा, ये रद्द होगी रद्द होगी रद्द होगी वगैरह वगैरह टिकड़म बाइस करते हुए लिस्ट भी आई। आप लोग अपॉइंट भी होंगे, ईश्वर से कामना है, और जल्द ही अपॉइंट होंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को सुनना आप लोग बंद करिए, और अन्यथा ऐसे ही चीजों में पड़े रहेंगे। और जिंदगी में इनका उनका बात सुनने से अच्छा है कि अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करिए और फैसला लीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए।